हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 3.4 रीढ़ की हड्डी एकांकी है, इसे हम पढ़ेंगे, जिसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। पिछले वीडियो में हमने रीढ़ की हड्डी पार्ट का सारांश देख लिया है। अब हम इस एकांकी को पढ़ेंगे। सबसे पहले जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय दिया हुआ है, इसे पढ़ लेते हैं। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, ओ मेरे सपने, ये दोनों जो है एकांकी है। शारदिया, कोणार्क, पहला राजा, ये नाटक हैं। जिन्होंने जीना सीखा तथा 10 तस्वीरें, रेखा चित्र आदि हैं। जगदीश चंद्र माथुर का निधन सन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ। तो यह था जगदीश चंद्र माथुर जी का परिचय। अब देखिए इस एकांकी में कौन कौन से पात्र हैं। यहाँ पे पात्र परिचय बताया गया है। उमा है जो कि लड़की है, जिसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। दूसरा रामस्वरूप, लड़की का पिता। प्रेमा, लड़की की माता। शंकर, लड़का है। गोपाल प्रसाद, लड़के का बाप है। और रतन रामस्वरूप का नौकर है। चलिए इसे पढ़ते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। रामस्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अबे तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, बस। तख्त के रखे जाने की आवाज आती है। नौकर कहता है, बिछा दो साहब। रामस्वरूप जरा तेज आवाज से बोलते हैं, और क्या करेगा, परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? बिछा दो साहब। और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्ता बिछाता है और ही हंसने लगता है। रामस्वरूप कहता है, क्यों हंसता है? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यो बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए, चद्दर भी, कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है। बाबू साहब इस बीच में मेज पोस्ट ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते, कुर्सियों पर भी 2-4 हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना। गंदुमी रंग, छोटा कद, चेहरे की आवाज से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। प्रेमा कहती है, मैं कहती हूँ तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप कहते हैं, धोती? प्रेमा कहते हैं, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप कहते, लेकिन धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में से चद्दर उठा ला। रतन, और दरी? प्रेमा कहती है कि दरी तो यही रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप कहते हैं, दरी उठाते हुए, और बीबी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप कहते हैं, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं, अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गए। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी BA MA की पढ़ाई में होगी। और आजकल के लक्षण ही अनोखे हैं। रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा कहती है, क्यों? रामस्वरूप कहते हैं, 2 तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। यह तो
यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। तो हुआ क्या? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट लेट गई। भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप कहते हैं, न जाने कैसे इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था इंट्रेंस ही पास करा लेते। लड़की अपने हाथ रहती और उतनी परेशानी उठानी न पड़ती। पर तुम तो। रामस्वरूप कहते हैं बात काटकर, चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जुबान पर काबू नहीं है। कल ही बता दिया था कि उन लोगों के सामने जिक्र और ही ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगल देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूंगी, जैसे तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो। रामस्वरूप कहते हैं, तो उमा को जैसे तैसे तैयार कर दो, ना सही पाउडर, वैसे कौन बुरी है, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना। उसी समय रतन आता है। आ गया रतन, इधर ला, इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। चद्दर बिछाते हैं। प्रेमा कहती है, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी हैं, फल रखे हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप कहते हैं, क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा कहती है, यहाँ का काम कौन सा ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक ही है, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में करना है, ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर से रतन मक्खन ले ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो उमा से कह देना कि ज़रा करीने से आए, ये लोग ज़रा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानूसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, सभा सोसाइटी में जाते हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है, और लड़का? रामस्वरूप बताते हैं कि बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर। बीएससी के बाद लखनऊ में ही तो पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, वरना इन लड़कों और बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन उसी समय जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप कहते हैं, क्या है? रतन कहते हैं, कोई आए हैं। रामस्वरूप दरवाजे से बाहर झांक कर जल्दी से मुंह अंदर करते हुए, अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नज़र पड़ते ही कहते हैं, और तू यहीं खड़ा है बेवकूफ़, गया नहीं मक्खन लाने, सब चौपट कर दिया। अबे उधर से अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर जाता है, और तुम जल्दी करो, प्रेमा उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ जाती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती हैं। प्रेमा कहती है, यह बाजा नीचे रख गया है कमबख्त। रामस्वरूप कहते हैं, तुम जाओ, मैं रखे देता हूँ जल्दी। प्रेमा जाती है, बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं, किवाड़ पर दस्तक होती है। रामस्वरूप हंसते हुए, आइए आइए। बाबू गोपाल प्रसाद और उसके लड़के शंकर का आना। आंखों से लोक चतुराई टपकती है, आवाज़ से मालूम होता है काफ़ी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीसे निपोरने वाले नौजवानों में से है। आवाज़ पतली है और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इसकी खासियत है। लड़के की कमर कैसी है? झुकी हुई है। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए कहते हैं, हाँ, इधर तशरीफ़ लाइए, इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बेत गिर पड़ता है। रामस्वरूप कहते हैं, यह बेत लाइए, मुझे दीजिए, कोने में रख देता हूँ। सब बैठते हैं। हाँ, मकान ढूंढने में कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद कहते हैं, खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहाँ आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं।
रामस्वरूप कहते हैं हंसते हुए, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूँ कहिए कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप हंसते हुए कहते हैं, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, हम तो आपके सेवा की हैं। और थोड़ी देर बाद लड़के की तरफ मुखातिब होकर, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर कहता है, जी कॉलेज की छुट्टियां नहीं हैं, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप कहते हैं, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर रहा होगा। शंकर कहता है, जी यही कोई साल 2 साल। रामस्वरूप कहता है, साल 2 साल? शंकर हंसते हुए बोलता है, जी 1 आध साल का मार्जिन रखता हूँ। गोपाल प्रसाद कहते हैं, बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती है। एक हमारा जमाना था कि स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियाँ उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसे की वैसी ही भूख। रामस्वरूप कहते हैं, कचौड़ियाँ भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी मलाई आती थी और अकेले 2 आने की हजम करने की ताकत थी, अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह होते हैं स्कूलों में, तब ना वॉलीबॉल जानता था, ना टेनिस, ना बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या कभी क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे। मगर मजाल की कोई कह जाए कि यह लड़का कमज़ोर है, शंकर और रामस्वरूप खीसे निपोड़ते हैं, हंसने लगते हैं दांत निकालकर। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद कहते हैं जोशीली आवाज़ में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूँ कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप कहते हैं, जी हाँ, यह तो है ही। गोपाल प्रसाद, माफ़ कीजिए बाबूजी। गोपाल प्रसाद कहते हैं, माफ़ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप कहते हैं, हाँ, जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना। शंकर भी ही करता है, हंसने लगते हैं। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज़ और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब फिर बिजनेस की बात हो जाए। रामस्वरूप चौंक कर बोलते हैं, बिजनेस? समझ कर कहते हैं, आहा, अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं। ऐसा कहते हुए वे उठते हैं। गोपाल प्रसाद कहता है, यह सब आप क्यों तकल्लुफ़ करते हैं? रामस्वरूप कहते हैं, तकल्लुफ़ किस बात का है? यह तो मेरी तकदीर है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए, वरना मैं किस काबिल हूँ। हाँ, हंसते हुए कहते हैं, माफ़ कीजिएगा, ज़रा अभी हाजिर हुआ, अंदर जाते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में, आदमी तो भला है, शंकर से कहते हैं, मकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहता है, जी, कुछ खखार कर इधर उधर देखता है। गोपाल प्रसाद कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहते, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो? गोपाल प्रसाद कहते हैं कि शंकर से, कि झुक कर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए तो कमर सीधी करके बैठो, तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद कहते हैं, आखिर आप माने नहीं? रामस्वरूप कहते हैं चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और चीनी भी ज़्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा? रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं, प्याला पकड़ाते हुए।